चलिए। आज बिहार स्वाभिमान नमस्कार। आंदोलन नमस्कार नमस्कार। आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम में हमारे जो अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर अभिषेक पांडे जी, जो कई वर्षों तक छात्र राजनीति आपने किया और उसके बाद जो है शिक्षक संगठन का काम आप करते हुए प्रदेश के महामंत्री रहे और आज के कार्यक्रम को आप सहभाग कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सूर्यदेव, मूलतः जो है मैंने भी छात्र राजनीति में कई वर्षों तक काम किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बिहार प्रांत के प्रांत मंत्री के रूप में 2 वर्षों तक काम किया। उसके बाद जयप्रकाश विश्वविद्यालय में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। तो अभिषेक जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और दिल से आपको आभार है कि आज आप इस कार्यक्रम में आपने भाग लेने का अपना बहुमूल्य समय हम सभी लोगों के बीच में दिया है। साथ ही साथ अभी हमारे बीच में कनेक्ट हो सकते हैं डॉक्टर मुकुल कुमार शर्मा जी। आप भी जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत के सहमंत्री रहे और वर्तमान में आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और एक कद्दावार छात्र नेता के रूप में मुकुल शर्मा जी की और अभिषेक पांडे जी की भी ये पहचान रही है। तो इस कार्यक्रम में आप दोनों पूर्व छात्र नेताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो आज के परिचर्चा का विषय है बिहार के निर्माण में युवाओं की, सशक्त बिहार के निर्माण में युवाओं की भूमिका। अभिषेक जी, ये पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने भी कई वर्षों तक एक युवा के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में आपने बिहार के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए आपने काम किया है। तो आप जब काम कर रहे थे तो आपके मन में बिहार के निर्माण के दृष्टि से कैसा आपका मनोभाव रहा है, उसको यहाँ आप समाहित करना चाहेंगे। अभिषेक जी। सुदेव भाई नमस्कार। नमस्कार। हम सब छात्र राजनीति से अपने कॉलेज के समय से खास कर करके विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। निश्चित रूप से हम लोग जिस समय माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक में और कॉलेज में कदम रखे थे तो छात्र राजनीति का लगा कि छात्रों के माध्यम से ही और छात्र आंदोलन से ही उच्चतर शिक्षा में बहुत सारी कुव्यवस्था थी, उसको हटाया जा सकता है। हम लोग का सौभाग्य रहा कि एक बड़े छात्र संगठन के बैनर के अंदर में काम करने का सौभाग्य मिला। उस समय आज जो परसों अपने माननीय प्रधानमंत्री बिहार की नई शिक्षा नीति को ड्राफ्ट जो तैयार हुआ उसको लागू किए हैं। आपको भी ध्यान होगा कि इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हम लोग अपना बरसों उसमें आंदोलन किए और इसके लिए सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाने का काम हम सब छात्र आंदोलन के माध्यम से किए। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें जो बहुत सारा कुव्यवस्था था, उस समय की जो शिक्षा थी वर्तमान परिवेश में उनके जीवन में उसका बहुत डायरेक्ट रूप से जुड़ाव नहीं था, उनके जीवन में बहुत उसका उपयोग नहीं होता था और एक तरह से शिक्षित बेरोजगार की श्रृंखला खड़ी हो रही थी, शिक्षित बेरोजगार का भीड़ जमा हो रहा था। इस सब को लेकर के छात्र आंदोलन लगातार स्टार्ट जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से चलाया जाता था, उसके माध्यम से हम लोगों ने दिल्ली तक ले अटल जी की सरकार में गए तो उस समय वहां ज्ञापन देने का काम किया गया। आज वो फलीभूत हो गया। आज नई शिक्षा नीति लागू हो गई।
अब देखना यह है कि आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति आई है वो जमीनी रूप से जमीन पर उतरने में कितना समय लगता है, उससे हमारे युवाओं को कितना लाभ मिलेगा, ये तो समय के गर्भ में है, समय बताएगा। सुखदेव भाई, ध्यान होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बहुत पहले लागू हो गई है। उसके तहत लागू होने के बाद भी आज भी जो संविधान में नॉर्म्स है, जो शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, उसको जो जमीन पर होना चाहिए अभी भी वो फाइल में, ऑफिस में अधिकारी लाल फीताशाही के समझिए एक तरह से भेंट चढ़ा हुआ है। कागज में और आंकड़ों के बात तो हम नहीं करूंगा, क्योंकि कागज और आंकड़ा की बाजीगरी करने में वो लोग महारत हासिल किए हुए हैं, जो यह डाटा तैयार करते हैं और पब्लिश करते हैं। लेकिन धरातल स्थिति यही है कि आज भी बिहार, खास करके हम लोग आज बिहार के स्वाभिमान में युवाओं की जो भूमिका है उस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो बिहार में सशक्त कैसे होगा और बिहार के युवा आज कितने हाशिए पर है, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ की प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था देखा जाए, जो बुनियादी है, जहां से स्टार्ट होता है, अभी भी पूरे बिहार में प्राइमरी एजुकेशन का डाटा की बात करें तो मात्र 70,000 स्कूल की संख्या है, जबकि यहाँ का जो आबादी है उस हिसाब से काफी पीछे है। विगत बिहार के समझिए दो भाग है। बिहार हमारा शिक्षा के क्षेत्र में खास कर करके अग्रणी रहा है, और हम लोग अपने इतिहास में जब से पढ़ना चालू किए हैं तब से इतिहास में यही पढ़े हैं कि कभी दुनिया के विद्यार्थी बिहार में पढ़ने आते थे। बिहार की शिक्षा व्यवस्था नालंदा और विक्रमशिला का चर्चा हम सब लोग जानते हैं, इतिहास के पन्नों में है, सब लोग पढ़े भी है। लेकिन इतना समृद्धशाली इतिहास हमारा बिहार का रहा है, इतना समृद्ध यहाँ का एजुकेशन सिस्टम रहा है, और कई वर्षों के कालखंडों में उसमें बहुत सारा डिटोरिएशन आया। लेकिन आजादी के 77 साल के बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान के अगर एथी पर देखा जाए मैप पर, तो बिहार अभी भी सबसे निचले पैदान पे खड़ा है। निश्चित रूप से इसमें जितनी ईमानदारी से प्रयास होनी चाहिए थी, वो आज तक किसी भी शासन के लोग, सत्ता में आए हुए लोग, इस राज्य के मुखिया ईमानदारी से प्रयास नहीं किए। अभिषेक जी, प्रश्न यहाँ उठता है, मुकुल जी भी अब कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ, नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते सूर्यदेव जी, नमस्कार। और मैं खेद के साथ सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि नेटवर्क के कुछ इशू के कारण से आप सबके बीच मुझ में ही विलंब रहा, और आज ये जो फेसबुक लाइव है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज से, इसका सूत्रधार मैं ही था, और मैं सबको नमस्कार करता हूँ इस क्षमा और वंदना के साथ। माफ करेंगे विलंब के लिए। फिर से नमस्ते। आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से सशक्त एवं समृद्ध बिहार के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर हम सब आज परिचर्चा के लिए एकत्रित हैं। और हमारे बीच, जैसा पूर्व में अभिषेक जी ने बताया भी होगा, लेकिन चूंकि सूत्रधार होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप सबके बीच हमारे साथ मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मुकुल कुमार शर्मा, और हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे साथ जो हमारे साथी हैं इस परिचर्चा में भाग लेने वाले, उन दोनों महानुभावों का आप सबसे परिचय कराऊं। हमारे बीच डॉक्टर सूर्यदेव राम जी हैं। डॉक्टर सूर्यदेव राम जी, ऐसा ही कहा जाता है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। सूर्यदेव जी अपने यौवन का वह कृम क्षण राष्ट्र के इस निर्माण में भारत के अग्रणी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के
से जुड़े रहे और लंबे समय तक कार्य किया। बिहार प्रदेश के प्रांत के मंत्री रहे। आपकी शिक्षा दीक्षा बिहार विश्वविद्यालय से होते हुए जयप्रकाश विश्वविद्यालय में आपने इतिहास से डॉक्टरेट किया है और छपरा में एक महाविद्यालय में आप सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। हमारे बीच डॉक्टर अभिषेक जी हैं। कहते हैं मित्रों, हम अपने वक्त के सूरज हैं, जलेंगे तो आसमां में रोशनी होगी। अभिषेक जी अपने जमाने के धाकड़ छात्र नेता हैं। अभिषेक जी हमारे साथ छात्र जीवन में संघर्ष के साथी रहे और हम दोनों एक साथ बिहार विश्वविद्यालय में कार्य किया और विद्यार्थी परिषद से वापस होने के बाद अभिषेक जी ने डॉक्टरेट किया दर्शन शास्त्र से। आपकी भी शिक्षा दीक्षा मिथिला विश्वविद्यालय में और फिर बिहार विश्वविद्यालय में आपने पीएचडी की दर्शन शास्त्र विषय से। अभी अभिषेक जी मोतिहारी में एक माध्यमिक विद्यालय में आप सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। हम सब आज सशक्त एवं समृद्ध बिहार के निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक बार मैं आप सबसे चाहूंगा कि मेरी आवाज आप सबको साफ पहुंच रही है ना? एक बार आप सब रिप्लाई देते। आवाज साफ जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब चर्चा चालू करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है बिहार स्वाभिमान आंदोलन। विगत कुछ दिनों से जब बिहार में एक त्रासदी के रूप में कोरोना आई हुई है और बाढ़ से पूरा जनमानस त्रस्त है, उस समय में बिहार के तमाम युवाओं के अंदर एक हौसला अफजाई करने के लिए, बिहार के युवाओं के अंदर जो कार्यशीलता है, बिहार के युवाओं के अंदर जो स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान को जागृत करने के लिए बिहार स्वाभिमान आंदोलन अभी कार्य कर रही है। मित्रों, जैसा कि इतिहास के शिक्षक हमारे बीच सूर्यदेव जी हैं, चर्चिल ने कहा था कि अतीत में जितनी दूर तक देख सकते हो देखो, इससे भविष्य की राह निकलती है। बिहार के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, माथा ऊंचा उठ जाता है। हम अतीत की याद इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इतिहास के को याद करके हम उससे ग्रस्त हो जाएं और उसकी चेतना में हम सब व्यथित हों, बल्कि हम इसलिए याद करते हैं कि इसकी गौरव गाथा से हम सब प्रेरणा लें आगे बढ़ने के लिए, खुशहाल बिहार के निर्माण के लिए। यह वही बिहार है जब पूरा विश्व शिक्षा के नाम की क ख ग भी जब नहीं जानता था, विश्व के लोग जो कंदराओं में रहते थे, उस समय में बिहार में विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जब पूरे विश्व में कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं थी, बिहार ने पूरे विश्व को वैशाली गणराज्य दिया। भारतवर्ष में जब लोक प्रशासन की जो बात आती है तो बिहार का पहला प्रशासन श्री कृष्ण बाबू के राज्य में देश का श्रेष्ठ प्रशासन के रूप में जाना जाता था। कनेक्शन हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में जब हम वर्तमान समय की चर्चा करते हैं तो यह देखते हैं कि हम कहां थे और कहां आ गए। विगत दिनों की जब हम बात करते हैं, खास करके आजादी के समय में बिहार में युवाओं की एक बड़ी भूमिका रही और युवा नेतृत्व भी उभर करके आया। राजनीति के क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो यह देखते हैं कि खास करके जब संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में हुई तो उस समय में कई सारे ऐसे युवा उभर करके आए। सामाजिक न्याय के नाम पर और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर एक नेता उभर करके आया जिसे गुदरी के लाल से हम सब जानते हैं, लालू प्रसाद यादव। लंबे समय तक क्रमशः ही सही लेकिन विगत 15 वर्षों तक शासन किया। हमारे बीच दोनों छात्र नेता हैं और छात्र नेताओं को वह समय भी याद है जब हम कहते थे कि भय भूख भ्रष्टाचार अपहरण लूट बलात्कार, और इस नारे के साथ बिहार में एक बड़ा आंदोलन चला था। हम यह भी नारा देते थे कि उत्तर बिहार में बाढ़ है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ है और मध्य बिहार में नरसंहार है, और उस नारे के साथ सत्ता में परिवर्तन होता है और सत्ता परिवर्तित होती है। और फिर वही 74 के आंदोलन के वैसे नायक जो लंबे समय तक संघर्ष किए थे सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद
यह पूरा लंबा 15 वर्ष बीतता है। एक फिल्म की डायलॉग कह सकते हैं, शेरो शायरी कह सकते हैं। कहते हैं, सूर्यदेव भाई हमारे सामने हैं, कहते हैं कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती ही वहां डूबी जहां पानी कम था। और प्रश्न यह उठता है कि विगत 15 वर्षों के शासन में बिहार यह सुशासन की सरकार कितनी सुशासन दे पाई है और वर्तमान स्थिति क्या है। इन प्रश्नों के साथ हम सूर्यदेव जी से जानना चाहेंगे कि सूर्यदेव जी आप यह बताएं कि क्या यह 15 वर्षों की जो एक सुशासन की सरकार है, इस सरकार से आप संतुष्ट हैं, और अगर संतुष्ट नहीं है तो क्यों नहीं है। सूर्यदेव जी। मुकुल जी, निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो है वह समीचीन है और इस प्रश्न का उत्तर पूरा बिहार जानना चाहता है। हमने कहा कि भय भूख भ्रष्टाचार के आधार पर सन 74 का छात्र आंदोलन होता है और उस छात्र आंदोलन से इंदिरा गांधी जैसे तानाशाह नेत्री को उखाड़ फेंकने का काम किया जाता है। उसके बाद उसी सन 74 छात्र आंदोलन के उपज क्रमशः आपने भी चर्चा की, लालू प्रसाद यादव जी, फिर सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी वगैरह का एक कार्यकाल आता है। ये 1990 के दौर की बात अगर हम करें तो जिस समय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी थी, उसमें जो अब समर्थन दे रही है पार्टी, उस समय उनको समर्थन देकर के और श्याम सुंदर दास जी को दरकिनार करने का काम किया था। और इस अपेक्षा के साथ स्वीकार किया था कि छात्र आंदोलन से उपजा हुआ नेता, धरातल का नेता, युवा नेता बिहार का कल्याण करेगा। क्योंकि आपको भी ध्यान होगा कि जिस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज के शासन के बाद आजादी मिली, आजादी के बाद कांग्रेस का शासन आता है, उस समय तक अगर हम बात करें तो उद्योग धंधे जो है अच्छी संख्या में बिहार में हुआ करते थे। लेकिन 1990 में युवा नेता को देखकर सभी लोगों ने एक अपेक्षा के साथ लालू प्रसाद यादव जी को सरकार में लाने का काम किया और उनके हाथों में 15 वर्षों तक ये बागडोर रही। बागडोर के समय हम जब देखें, जिन लोगों ने समर्थन देकर के लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता में लाने का काम किया था, वही सारे लोग बाद में जाकर विपक्ष में आ जाते हैं और 1994 के बाद लालू प्रसाद यादव का विरोध होना बिहार में शुरू हो जाता है और उसके बाद 95 आते आते निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का विरोध पुरजोर जो है होना शुरू हो जाता है बिहार में। उस समय एक नारा आया था जब उनके ऊपर चारा घोटाला का आरोप लगा। माननीय सरयू राय जी, रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी, शिवानंद तिवारी जी वगैरह वगैरह लोगों ने उसको पर्दाफाश करने का काम किया। उस समय युवा होने के नाते हम लोगों ने भी उस आंदोलन में भाग लिया था। हम लोगों का नारा था कि लालू के गालों पे जो लालू है, पशुपालन की दलाली है। उस समय के राज्यपाल जी बिल्कुल, उस समय के राज्यपाल AR किदवई साहब थे। हम लोगों ने जब राजभवन में प्रदर्शन किया तो कहा करते थे कि राज्यपाल क्यों करते देरी, नहीं चलेगा हेरा फेरी। यानी लालू प्रसाद यादव की गालों पे जो लाली है, पशुपालन की दलाली है, राज्यपाल क्यों देरी कर रहे हैं, नहीं चलेगी। ये हमने किया, इस साथ आंदोलन का काम किया कि निश्चित रूप से हमें एक नया बिहार मिलेगा, वैसा बिहार मिलेगा जो सशक्त होगा और समृद्ध होगा। आपको ध्यान में होगा कि हम लोग जब भी कोई आंदोलन करते थे तो उस समय कहते थे सन 74 याद करो, अमुक को बर्खास्त करो।
बड़ी अपेक्षा थी। सूर्यदेव जी एक नारा और भी था, बहुत फेमस था उस समय में, चर्चा चली तो बता दे कि पुलिस दर दर भटकती रही जिसकी तलाश में, वह अपराधी छुपा बैठा है मुख्यमंत्री निवास में। मुख्यमंत्री निवास में। तो ये सब नारे थे जी। और हम लोगों ने आप जारी रखें। हम लोगों ने जो अपेक्षा की थी कि यह बिहार जो बनेगा वह सशक्त बिहार बनेगा और समृद्ध बिहार बनेगा। लालू प्रसाद यादव भी सन 74 के छात्र नेता थे और इस अपेक्षा के जब बात सरकार बनती है तो लूट खसोट में वह सरकार संलिप्त हो जाती है। संलिप्तता के बाद लालू प्रसाद यादव जी उस भ्रष्टाचार के केस में जेल चले जाते हैं। जेल जाने के बाद पुनः जो है सरकार में उनके ही परिवार के लोग आते हैं और 15 वर्षों तक चला जाता है। विरोध करने वाले उस समय लालू प्रसाद यादव का वर्तमान कालिक राजनीति में, बिहार की राजनीति में 15 वर्षों से विराजमान है। अगर हम कहें तो 15 वर्ष, 90 के बाद 15 वर्ष का शासन इन लोगों ने बंदर बाट किया। अभी सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि वर्तमान कालिक पक्ष यह सोचती है कि मैं अगर सत्ता से बाहर जाऊंगा तो विपक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव आएंगे और फिर लालू प्रसाद यादव जब जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे ही आना है। ये बिहार के लोगों की व्यवस्था है और इसी व्यवस्था का गलत फायदा वर्तमान कालिक सरकार और ये विपक्ष उठाने का काम कर रही है। और तीसरा कोई उभार कर सामने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति ये। मुकुल जी, दूसरी बात जो हम अहम बात कहना चाहते हैं इस परिचर्चा के माध्यम से, क्योंकि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बरगला कर सत्ता में रहने का एक जो है प्रोपगंडा फैला रखे। और इतना ही नहीं है, ये नए युवा पीढ़ी को आगे आने देना नहीं चाहते हैं। ये चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल तो व्यवस्था में लेकर के आई, फिर उसके बाद जो है चिराग पासवान जी लोजपा जो है व्यवस्था में अपने बेटे को लेकर आए, चाहे वह जो है जदयू हो। ये सारे लोग युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा, इन लोगों को वैसा युवा चाहिए जो इनका जी हुजूरी करे, जो इनकी बेलचागिरी करने का काम करे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यह देश जो भारत है युवाओं का देश है। तो अगर यह युवाओं का देश है और सारे राजनेता कहने के लिए तैयार हैं, तो फिर राजनीति में युवाओं का जो भागीदारी होना चाहिए उनके प्रतिशतता के आधार पर होना चाहिए। और हम सब अगर बात करें बिहार के विकास के लिए, समृद्ध बिहार के विकास के लिए, तो इन लोगों ने पहले कहा कि लालू प्रसाद यादव के समय में कोई उद्योग नहीं चल रहा है, केवल और केवल मात्र अपहरण उद्योग चल रहा है। और उस अपहरण उद्योग का हवाला देकर के सत्ता में आने वाले लोग, भ्रष्टाचार का हवाला देकर के सत्ता में आने वाले लोगों ने क्या किया? सत्ता में तो आया उन्होंने, लेकिन बिहार का जो विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ। आजादी के बाद की बात अगर हम करें तो आजादी से लेकर आज तक आधा बिहार, आधा उत्तर बिहार, आधा से ज्यादा उत्तर बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है। कहीं बांध टूट जा रहे हैं, कहीं रिस रहे हैं, कोई इंजीनियर नहीं है, अगर इंजीनियर है भी तो ना जाने किस कारण से शायद वह इंतजार करता है कि बाढ़ टूटेगा, बांध टूटेगा, बाढ़ आएगी, बांध टूटेगा तो मुझे मोटी रकम की कमाई होने वाली है। इस प्रकार का भावना इनके मन में है। और कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो बिहार का विकास जिस स्तर से होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं है,
युवाओं की रोजगार की बात अगर हम करें तो युवाओं को रोजगार की जो चर्चा होनी चाहिए या बिहार सरकार को जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज युवा रोजगार के लिए कहाँ जाते हैं, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, आपको रोजगार मिलता है बाहर के प्रदेशों में, और वह बच्चे जाते हैं धक्का मुक्की खाकर जाते हैं, धक्का मुक्की खाकर आते हैं, अपनी जान को हथेली पर रख करके आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्रश्न करना चाहता हूं तीनों राजनीतिक दल के नेताओं से कि आपने 30 वर्षों तक शासन किया इस बिहार पर, आखिरकार बिहार से मजदूरों का पलायन क्यों, युवाओं का पलायन क्यों, बाढ़ की जो समस्या हुई उससे बिहार को निजात क्यों नहीं? ये आमूल चूल प्रश्न ये सामने है, लेकिन इसको लेकर के हमारे युवा भी दोषी हैं, युवा भी एक अनथक प्रयास करने की स्थिति में नहीं है। इसके कारण ये राजनेता समझते हैं कि आखिरकार ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ये जब भी आएंगे तो मेरे ही पास आने वाले हैं और मेरा छोड़ करके इनका कोई नहीं है दूसरा, और इसको चरितार्थ करते हुए ये राजनेता युवाओं का शोषण कर रहे हैं, युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए बिहार के युवाओं को जगने की जरूरत है, सजग होने की जरूरत है। अभी इत्तेफाकन अगर बात करें, अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, शायद इससे परिवर्तन कुछ होना है। मैं अभी जो है ये समीक्षा का विषय है, क्या होगा अभी समीक्षा होना बाकी है। अभिषेक जी, अभी एक बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि 50 वर्ष से अधिक के युवा को 50 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी हमारे कर्मी हैं हम उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति देंगे, ये इन्होंने प्रस्ताव लाया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार नौकरी करने वाले लोग, अभिषेक जी कनेक्ट है, 50 वर्ष के लोगों को जो सेवानिवृत्ति मिलनी है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नाम दिया है, सबसे दुखद विषय है कि नौकरी करने वाले लोग अक्षम हो जाएंगे 50 साल की उम्र में, लेकिन ये कौन सा रसायन खा करके आए हैं, कौन सा ये च्यवनप्राश खाते हैं कि जब तक ये मरेंगे नहीं, 100 वर्ष भी होगा तो ये चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव भी अगर लड़ेंगे तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इनका रसायन बटी इतना कारगर है नेताओं का कि दूसरे व्यक्ति को आने तो देना ही नहीं। सारे राजनीतिक नेता है अपने फॉलोअर्स को ही केवल, और कहें तो एक तरह से समर्थक को, वैचारिक समर्थक को नहीं, यानी स्वयं के समर्थक को आगे लाने का काम करते हैं। तो आखिरकार यह जीवन भर जिंदाबाद और मुर्दाबाद करता रहेगा क्या? क्या इनके नसीब में जिंदाबाद मुर्दाबाद ही लिखा हुआ है? और जिन लोगों ने इन जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले युवाओं के पीठ पर पैर रखकर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया, अपना राजनीतिक वर्चस्व और रसूख बढ़ाने का काम किया, वो ऐसे ही करते रहेंगे क्या? एक बार युवाओं को सोचने की जरूरत है, एक बार समझने की जरूरत है, एक बार समालोचना करने की जरूरत है कि जगो, जब तक नहीं जगोगे तब तक इन युवाओं का कल्याण नहीं होगा। हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं मिलता है, और इन राजनेताओं ने युवाओं की स्थिति भी इसी प्रकार का कर दिया है। मुकुल जी, 30 वर्षों के शासन काल की अगर हम बात करें इन पक्ष और विपक्ष को, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई बड़ा उद्योग नहीं इस बिहार का स्थापित
चाहे वह मोतिहारी हो, चकिया हो, चाहे वह मजबूती हो, ये सारे चीनी मिल जो बेस्ट थे, कृषि पर आधारित थे, ये सारे रेलवे कारखाना बैठा, तो वो भी 2-3 की संख्या में। युद्ध कारखाना नालंदा में हुआ, तो वो भी जो है बाहरी लोगों, आश्चर्य का विषय है। अभी मैं ये सारे नेता जो है, एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी छवि बनाना है, अभी पीएचडी करने वाले लोगों के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुआ। वह निर्णय क्या था? वह निर्णय ये था कि इन्होंने डोमिसाइल नीति इन्होंने लागू नहीं किया। डोमिसाइल नीति कहाँ लागू होती है? भारत के सारे प्रदेशों में डोमिसाइल नीति लागू, बिहार और बिहार में प्रदेश और जो भागीदारी डोमिसाइल बिहार की तो बिहार के इस काम को बाहर ले गए और ये शिक्षा मंत्री जी कमिटी भी गठित कर सकते हैं। अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपके पास? नहीं आ रही है। अभिषेक जी, आवाज आ रही है? एक्सपर्ट भी आते हैं उत्तर प्रदेश से, अब क्या है एप्लीकेंट्स भी है उत्तर प्रदेश के। यहाँ के लड़कों को इंटरव्यू में मिलता है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। वहां का इतना विद्वान विद्यार्थी आता है, अभ्यर्थी आता है कि उसको 90-95% मार्क्स उसमें इंटरव्यू में मिलते हैं और बिहार के लोगों को पीछा दिखाने का काम करते हैं। अभिषेक जी, यानी इस तरह से हम कहें तो ये दोनों सरकारें, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो या भाजपा जदयू की सरकार है, यहाँ के युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। और मुझे लगता है कि एक बार बिहार के युवाओं को समीक्षा करने की मुकुल जी, एक और बात जो सामने आ रही है कि हम सभी लोग अपनी जवानी को गंवाया है। किस चीज के लिए गंवाया है? तो वह बिहार के स्वाभिमान के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए, देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए हम सभी लोगों ने किया है। लेकिन कई ऐसे नौजवान हैं आज समाज में जो ठगा महसूस कर रहा है। यह ठगा इसलिए महसूस कर रहा है कि इन लोगों की किसी भी प्रकार की नीति जो युवाओं के हित में होना चाहिए वह युवाओं के हित में नहीं है। ये लोग बनाने में असफल साबित हुए हैं और बिहार के युवा निश्चित रूप से इन दोनों सरकारों को खिलाने का काम करेगी। हाँ सूर्यदेव जी, बहुत बढ़िया आपने विषय को रखा और मैं देख रहे हुए सभी दर्शकों से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि नेटवर्क के इशू के कारण से हम सब बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं। हमारे बीच अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक जी बिहार विश्वविद्यालय में लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय संगठन मंत्री रहे हैं और काफी ओजस्वी नेता, ओजस्वी वक्ता और विश्वविद्यालय में कई सारे आंदोलनों का आपने नेतृत्व किया। अभिषेक जी के नेतृत्व में 2002 में शिक्षा को रोजगार से जोड़ो नहीं तो अटल जी गद्दी छोड़ो, शिक्षा में संस्कार चाहिए, रोजगार का अधिकार चाहिए, इस नारे के साथ हम सब दिल्ली में एक बड़ी रैली किए थे और शिक्षा में परिवर्तन के लिए भारत केंद्रित शिक्षा हो, इस
मांग को लेकर के एक बड़ा 1 लाख विद्यार्थियों का पहली बार रैली हुआ था और एक बड़ी संख्या के साथ अभिषेक जी उस रैली में गए थे। और सूर्यदेव जी तो उस रैली में बिहार के कहिए तो एक ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर सूर्यदेव, इन्हीं के नेतृत्व में उस समय में पूरे बिहार के लोग गए थे और दिल्ली में व्यवस्था भी सूर्यदेव जी संभाल रहे थे। आज सुखद स्थिति है कि भारतवर्ष में नई शिक्षा नीति आई है और हमसे जुड़ने से पूर्व अभिषेक जी ने नई शिक्षा नीति का स्वागत भी किया। हम सब आज इस फेसबुक पेज के माध्यम से नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, नई शिक्षा नीति बिहार में आए इससे पहले जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, आप एक शिक्षक भी हैं और इस नाते मेरी आवाज को सुन रहे हैं अभिषेक जी? आपके पास मेरी आवाज आ रही है? सूर्यदेव जी आवाज सुन रहे हैं? निश्चित निश्चित। हेलो जी जी जी। हाँ, सूर्यदेव जी कहते हैं कि बिहार में जो शिक्षक है, जिसको एक नियोजन का नाम दिया गया है, नियोजित शिक्षक, युवा की जब बात करते हैं तो युवा जब सशक्त होगा तभी बिहार समृद्ध होगा। युवा एक तरह से आने वाली पीढ़ियों का और हमारा जो अतीत है उस बीच को जोड़ने का एक कड़ी होता है। युवाओं में एक स्वाभिमान आए, युवा सशक्त हो, युवा समृद्ध हो, युवा मजबूत हो, तभी बिहार की समृद्धि हम सब उसके बारे में सोच भी सकते हैं। बिहार में जो शिक्षा की जो स्थिति है, खास करके प्राइमरी और माध्यमिक, वो पूरी तरह से नियोजित शिक्षकों के हाथों में दी गई है। एक बड़ी आबादी नियोजित शिक्षकों की है जिनके हाथों में बिहार की शिक्षा की बागडोर है। बिहार की शिक्षा की बागडोर ही नहीं, ड्रॉप आउट को रोकना हो, जनसंख्या नियंत्रण करना हो, लिंगानुपात को सही करना हो, नशा मामला दहेज हो, हरियाली, तमाम विषयों को भी शिक्षकों हम जो देखते हैं का जो दिखता है भी, वो कहीं ना शिक्षकों की प्रश्न की एक निर्माण नहीं कर वर्तमान शिक्षक लंबे थे इस तरह शिक्षक मुकुल जी, आपके प्रश्नों को मैंने सुना है और जहां तक प्रश्न है कि शिक्षकों की, तो किसी भी समाज की जो ढांचा संरचना खड़ी होती है वह शिक्षा के माध्यम से खड़ी होती है और शिक्षक की भूमिका समाज निर्माण में महती है। कहा जाता है कि अगर शिक्षक समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करे तो निश्चित रूप से शिक्षा का बंटाधार होने वाला है, समाज का बंटाधार होने वाला है। बिहार के संदर्भ में अगर हम इसको लेते हैं तो अभी 2 शब्द बिहार में बड़े प्रचलित हुए हैं, चाहे वह महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, एक नियोजित और दूसरा अतिथि। ये 2 शब्दों पर अपना बिहार चल रहा है और अस्थायी नियुक्ति करने और संविदा, बिहार में जितने भी रोजगार मिल रहे हैं या तो संविदा के आधार पर मिल रहे हैं या अतिथि के रूप में मिल रहे हैं या नियोजित के रूप में मिला है। आखिरकार सरकार के निर्णयों को युवा इसलिए मानने को तैयार है क्योंकि उनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है और रोजगार की समस्या उत्पन्न होने के पीछे कारण यह है कि बिहार सरकार निश्चित रूप से रोजगार परक नीति बनाने में असफल साबित हो रही है।
आज शिक्षकों को सड़क से लेकर के और न्यायालय तक का शरण लेना पड़ता है, उच्चतम न्यायालय तक का शरण लेना पड़ता है। और यह अहंकारी मुख्यमंत्री, मैं इनको अहंकारी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, अगर इनसे मिलकर के कुछ भी मांग लो तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने न्यायालय का शरण ले लिया तो समझें कि इन्होंने अपराध किया है। नियोजित शिक्षकों ने सड़क से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक गया। उसके बाद जब इनको लगा कि अभी चुनाव है तो फिर इन्होंने अपने मोटो को चेंज किया और कुछ दे दो, और उसी कुछ देने के आधार पर युवाओं को इन्होंने फिर प्रलोभन देने का काम किया है। अभी मास स्केल पे अगर हम कहें तो बिहार में एक महाविद्यालयों में जो नियुक्ति हुई है वह गेस्ट फैकल्टी के नाम पर हुई है। ये कौन सा है? तो गेस्ट फैकल्टी है। ये गेस्ट अपने ही प्रदेश में वे गेस्ट है। समान वेतन की बात करने वाले लोग, उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा। एक आदमी को मिलेगा पे स्केल और किसी को मिलेगा घंटे पर आधारित। इस प्रकार का जो निर्णय है बिहार सरकार का, वह निश्चित रूप से युवाओं के साथ धोखा है। और इतना ही नहीं है, अब तो यहां तक भी आ जाता है कि अमुक तिथि तक आप काम करेंगे और अमुक तिथि के बाद इस महीने में आप नहीं काम करेंगे और दूसरे महीने में फिर शुरू करेंगे। और फिर युवाओं का मानसिक शोषण भी होता है। अभी नियोजित शिक्षकों को देखा जाए तो युवाओं ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था। बेरोजगार आदमी किसी भी टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार कर लेता है, तो उनकी मजबूरी है, परिवार चलाने के लिए जरूरी है। शिक्षकों ने भी बिहार सरकार के नीतियों को अंगीकार इसलिए करने का काम किया क्योंकि उसके पीछे उनके रोजी रोटी की बात थी। सरकार को भी निर्णय जो देखना चाहिए था, एक व्यक्ति को पे स्केल हम दे रहे हैं और दूसरे को हम थोड़ी सी राशि दे रहे हैं और काम बराबर ले रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है कि एक को आप पूरे पैसा दीजिए और दूसरे को कम पैसे दीजिए? शायद हम आरक्षण की बात कि अगर समाज का कोई भाई अगर निश्चित रूप से कमजोर है तो उनको कुछ दे करके, अधिक मात्रा में उनको सुविधा दे करके और हम उनको आगे लाने का। लेकिन यहाँ पर आरक्षण की बात, सुखदेव जी आपके जी 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 आपके पास आपके लाइट नहीं आ रही है, वहां पे आपका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मुकुल जी, लाइट का ये तो सुशासन बाबू की जो सरकार है, ये जो सुशासन बाबू की जो हमारी सरकार है वह तो है ही। और आज कोरोना की जो महामारी है, उस कोरोना की महामारी में पूरी मानवता त्रस्त है, दूसरी तरफ बिहार की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और उन परिस्थितियों में चुनाव को लेकर के सरगर्मी देखी गई। पूरे बिहार के जो पैराशूट नेता है एकाएक उतरने लगे और वर्चुअल रैली करने लगे, और वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे बिहार में दाना डाला जाने लगा। और जो इक्वेशन की बात है, समीकरण की बात है, उस समीकरण में उनको जो फीडबैक देने वाले जो लोग हैं, उन्होंने पूरी तरह से बता दिया कि आपका जो माहौल है वो पूरी तरह से बना हुआ है और आप इस समय में अपना चुनाव अभियान स्टार्ट करें और समय पर चुनाव कराएं। चुनाव आयोग भी चुनाव कराने के लिए तत्पर है। सवाल है कि ये जो पैराशूट नेता हैं और पैराशूट नेता वर्चुअल रैली के माध्यम से चुनाव का शंखनाद कर रहे हैं, अपने
कमरे में बैठ करके वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा में पूरी तरह से अभी सुनने को मिला कि हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ खोला गया और पूरे डॉक्टरों की पैनल वहां पर बैठा दी गई। वहां पर कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो, और इन परिस्थितियों में जब नेताओं के पास एक बड़ी व्यवस्थित स्वास्थ्य व्यवस्था है, अपना वर्चुअल रैली कर रहे हैं, उसमें भी यह देखने को मिला कि कई सारे नेता और उनके पीए, उनके पीएस, उनके लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन उनके पास बेहतर इलाज है। लेकिन ये जो चुनाव होने वाली है और चुनाव में जो लोग काम करने वाले हैं, जो ग्रास रूट पर इस चुनाव को संचालित करने में जिनकी भूमिका सुनिश्चित होने वाली है, वो शिक्षक हैं। शिक्षकों को कोई भी सुरक्षा नहीं है, शिक्षकों का कोई भी बीमा नहीं है। तो क्या ये शिक्षक कोरोना प्रूफ है? क्या ये शिक्षक पूरी तरह से भगवान द्वारा उनके पास एक सुरक्षा आवरण दिया गया हुआ है कि ये पूरी तरह से सक्षम है चुनाव को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने में? ये एक बड़ा प्रश्न है। अभिषेक जी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अभिषेक जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो सरकार चुनाव के लिए तत्पर है, क्या यह उचित है? और यह चुनाव क्या इस समय में बिहार की जनमानस जो कहा जाता है, यह जनतंत्र है, यह जनता के लिए तंत्र है? जब जनता के जान पर ही आफत आई हुई है, जब जनता पूरी मानवता त्रस्त हो, सारी ओर जहां हाहाकार मचा हुआ हो, जहां लोगों को भोजन के लिए लाले पड़े हुए हो, जहां बाहर से युवा तरपता हुआ भटकता हुआ बिहार की ओर आया है अपनी सुरक्षा और रोजगार की गारंटी को लेकर के, आज उस समय में चुनाव क्या जरूरी है? क्या यह जरूरी नहीं है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए? या यह जरूरी नहीं है कि आज जो बाढ़ से त्रस्त मानवता है, उस मानवता के रक्षा के लिए नेता आगे आए? नेता पूरी तरह से लगे हुए हैं चुनाव के प्रचार में। क्या यह उचित है? अभिषेक जी, क्या यह लगता है कि इस समय में चुनाव होना चाहिए? अभिषेक जी, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? अभिषेक जी, हाँ, आवाज आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक जी भी लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारा कनेक्शन पुअर होने के आप सबके सामने यह, हाँ अभिषेक जी कंटिन्यू करिए। कनेक्शन के साथ भी बढ़ने पर 3-3 GB का कनेक्शन है पर डे, और इसका स्पीड अभी है, हाँ, सही आ रही है। आपको 15-17 KB स्पीड दे रहा है, जो इतना ढिढोरा पीटा गया पूरे देश में डिजिटल इंडिया, और उसको जो जियो के माध्यम से सारे कंपनियों का बंटाहार करके एक लॉन्च किए का सस्ता दिखा करके, और जब सब लोग हैं पुअर है कि तत्काल हो है सभी अपने अभिषेक, वायु में जितनी वो नीचे रख के बात, हेडफोन नीचे रख के बात करिए अभिषेक जी। आपका आवाज हैंग कर रहा है, आवाज कट रहा है आपका अभिषेक जी। अभिषेक जी आपका आवाज कट रहा है, हाँ नीचे रख करके हेडफोन को बात करिए आप। हाँ ठीक है अभिषेक जी, बोलिए। आपका आवाज तो हमें आ रहा है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो बता रहे थे कि मुकुल जी, हाँ हम तो अभी शिकार हो गए तत्काल आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय के व्यवस्था का, जो भी वर्तमान में भारत में है। आज इस लाइव से भी हम सही समय पर नहीं जुड़ पाए, क्षमा प्रार्थी हैं। हम चर्चा करते हैं युवाओं की, सशक्त बिहार में युवाओं की जो भूमिका है। मुकुल जी, आज युवा शब्द को हम अगर उल्टा पढ़ने पर उसका वायु शब्द होता है, और वायु में जितनी ऊर्जा है, ये हमें पता है कि उस वायु के ऊर्जा का समायोजन करने से कितना बड़ा पावर प्लांट और पावर हाउस प्रारंभ हो जा रहा है। आज कई परियोजनाएं वायु संयंत्र के रूप में संचालित है। हमें बिहार के या हिंदुस्तान के युवाओं के जो ऊर्जा है,
उनको सही दिशा, सही समायोजन की जरूरत है। लेकिन यह भारत है, बिहार ही नहीं पूरे भारत का विडंबना है कि आजादी के 72 साल बाद भी केवल हम प्लानिंग ही कर पा रहे हैं और उसका धरातल पर अभी भी बहुत हम पीछे हैं, कोसों दूर हैं। हम एसी रूम में बैठ के प्लानिंग करते हैं, हम योजना बनाते हैं, लेकिन धरातल पर पहुंच करके उसकी क्या स्थिति है ये हम सबों से अछूता नहीं है। और कहीं ना कहीं इससे हम सभी बिहार के युवा वाकिफ है। आपका सवाल था कि बिहार के वर्तमान में तो चुनाव के लिए सरकार व्यस्त है। आप देख रहे हैं कि बिहार में दो तरफा अभी ईश्वरीय कहिए या वैश्विक कहिए महामारी है कोरोना। उस कोरोना महामारी की स्थिति यह है कि अभी 2-4 रोज पहले हमें डिबेट थे, उसमें सरकार का जो डाटा आ रहा था वो बहुत दूर है और गवर्नमेंट डाटा दिल्ली सरकार के डाटा से 4-5 उसमें है कि अभी नया जो है 1 महीना पहले दिल्ली की आबादी है उसका कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उससे इन बिहार में हम आते हैं तो बिहार में हमारे लगभग 11-12 जिला बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। खुद मैं भी अभी 10 रोज से चारों तरफ से बाढ़ के म्युनिसिपल एरिया में रह रहे हैं। यहाँ नगर पालिका को सब टैक्स दे रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर इसमें जो जल जमाव है, जो पिछले बार देखे थे चुनाव में ऐसी में बाढ़ में सुशील मोदी जी भागे हुए थे, डिस्कनेक्ट का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम सब यह कह सकते हैं। तो बाढ़ की स्थिति में मैं बता रहा था कि बाढ़ और कोरोना यह दोनों की महामारी है, इसमें यहाँ की बिहार के जनता स्वस्थ है। बिहार के प्रमुख कार्यकर्ता अभी काल के गाल में समा गए हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में कहीं ऑक्सीजन का अभाव है। अभी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष यही पश्चिमी चंपारण में मरा है, वो ऑक्सीजन के अभाव में मर गया। उसी अस्पताल में उसके प्रदेश अध्यक्ष स्वस्थ होकर के लौटते हैं। तो बड़े बड़े अस्पतालों के लिए आर्थिक सीट कर दी गई है, जनता का टैक्स से बना हुआ है, गरीब जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो कई तरह के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है, जिससे सरकार का सही चेहरा सामने आया है। अब इस परिस्थिति में सरकार चुनाव तो रीजन है कि जनता को बांटा है, वो जनता और युवा है, हम नहीं है अभिषेक जी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभिषेक जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सूर्यदेव जी से एक सवाल है, एक हमारे जी एक सेकंड, सूर्यदेव जी से एक सवाल है, हमारे दर्शक हैं। एक दर्शक ने सवाल रखा है, युवा बिहार में युवाओं को चुनावी राजनीति से अलग क्यों रखा जाता है? राजनीतिक पार्टी युवाओं को टिकट क्यों नहीं देती? इस पे आपसे थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहिए। जी, प्रश्न समीचीन है, क्योंकि अभी भी जो अभिषेक जी बात कर रहे थे, मुकुल जी भी उस विषय को उठा रहे थे कि जनता त्रस्त है, नेता मस्त है। और इस पहले जो इनकी मस्ती है, उस मस्ती में कहीं खलल न पड़ जाए, इसलिए युवाओं को प्रत्यक्ष राजनीति में आने देना नहीं चाहते। आपको ध्यान में होगा कि
युवा जिस ओर, ये कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और तलवारों के धारों पर इतिहास हमारा बनता है। जी बिल्कुल। ये सब्ज बाग कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये जमाना जो है चलाने की जिम्मेदारी केवल युवाओं की है। लेकिन तब तक जब तक कि जो कहने वाले लोग हैं उनको राज्य की सुविधा न मिल जाए, उनको वास्तव में युवाओं को छलने का काम इसलिए किया जाता है कि एक तो युवा जो होता है वह निरीह प्राणी होता है और सभी लोगों पर विश्वास करने वाला होता है, क्योंकि उन्हें बचपन से यह संस्कार मिला हुआ होता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन उस सम्मान का गलत फायदा उठाते हुए ये राजनेता उनका एक तरह से शोषण करते हैं। अभी इंटरेस्टेड मैटर मैं बताना चाहूंगा, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किए हुए लोग जो आज के दिन में वृद्धावस्था की ओर है, वो युवाओं को क्यों नहीं लाने देने चाहते हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक योजना है इन लोगों। युवाओं का देश, युवाओं का देश है, युवाओं पर जो है इस देश की राजनीति की हुई है। अब एक बात बताया जाए, कई ऐसे राजनीतिक दल कहते हैं कि हमारा जो काम होना चाहिए बूथ स्तर तक का होना चाहिए, और बूथ पर जो है युवाओं की भूमिका अहम बनती है। कई संगठन तो कहते हैं 1 बूथ 10 यूथ, यानी यूथ ही वहां कुछ कर सकता है, और यूथ करता भी है। आप नेताओं को अगर एयरपोर्ट उतर रहे हैं तो नेताओं का अगर अभिनंदन करना है, स्वागत करना है तो युवा, अभी कोरोना काल में अगर समाज सेवा करना है तो युवा, फिर उसके बाद जिंदाबाद करना है तो युवा। तो इस प्रकार की युवाओं पर भूमिका है, और युवाओं की भूमिका का निर्वहन इसलिए अभी अहम बन जाता है क्योंकि उनके बिना कुछ काम चलने वाला नहीं है। सोशल मीडिया की भी अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर भी युवा इतने क्रियाशील हैं कि वह जो है छोटी से छोटी घटनाओं को भी समाज के सामने लाने का काम करते हैं। दिक्कत यहाँ पर है कि विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन, विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन जो युवाओं का संगठन, सबसे ज्यादा नेतृत्व देने वाला संगठन, और आज हम अगर बिहार की बात करें 1990 से देखें तो 1 दर्जन युवाओं को भी इन्होंने सक्रिय राजनीति में सहभाग तो दिया, लेकिन जो है टिकट देने का काम नहीं। उदाहरण के रूप में बता सकता हूँ, कई एक नाम मेरे सामने है। एमएलसी के रूप में अगर आप देखते हैं तो श्री राजवंशी जी, श्री राजेंद्र जी, श्री हरेंद्र प्रताप जी, और अगर टिकट देने की बात है तो प्रदीप दुबे जी जो बीएचयू में महामंत्री थे उनको बक्सर से दिया जाता है। मृणाल शेखर जी को भागलपुर से मिलता है। जब कोई नहीं मिलता है तो जाकर के प्रणव यादव जी को मुंगेर से टिकट दिया जाता है। राजेंद्र जी दिनारा से वह जबरदस्ती लेते हैं। तो इस प्रकार का कारण ये है कि कहीं ना कहीं युवाओं से इनको भय है, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा युवा, बिहार का युवा, चाहे योजना बनाने में हो, चाहे योजना को मूर्त देने में कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। डर और भय इन राजनेताओं को यह है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सारे लोग चाहते यह हैं कि हमारा जो है कुर्सी बरकरार रहे। कब्र में पांव लटका हुआ है फिर भी जो है टिकट का आशा है। अभी काबिले तारीफ एक बात कहना चाहूंगा, एक मिनट समय लेना चाहूंगा। अभी बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम जो कर्मी हैं उनको 50 वर्ष के आयु में
अनिवार्य सेवानिवृत्ति उनके शारीरिक सक्षमता के आधार पर देंगे। अगर वो अक्षम होंगे तो उनको हम हटाएंगे। प्रश्न यह है कि राजनेता आखिर कौन सा बट्टी खा रहे हैं कि वह 70 साल 80 साल 90 साल तक वह राजनीति करेंगे। अगर रिटायरमेंट अगर कर्मियों का 50 साल की उम्र में होगा तो निश्चित रूप से राजनेताओं का भी सेवानिवृत्ति होनी चाहिए और राजनेताओं के लिए भी स्थिति बननी चाहिए कि इतने साल की उम्र तक 65 साल की उम्र के बाद वाले को हम चाहे टिकट खरीदेंगे प्रत्यक्ष राजनीति में रहेंगे नहीं रहेंगे। अब कहिए देखें विधायक और सांसद हैं क्या होता है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के जी सूर्यदेव जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोला जाए। हाँ सूर्यदेव जी बहुत ही अच्छा आपने विषय उठाया कि युवाओं को लेकर के कहीं ना कहीं हमारा जो नेतृत्व है, हमारा जो लीडरशिप है, उसके अंदर भी ये भय है और इस नाते भी कई सारे ऐसे युवा जिसमें एक मजबूत नेतृत्व देने की क्षमता थी उनको दरकिनार किया गया, उनको साइड किया गया है। ये लंबे समय से देखा जाता है। आप यह देख कर चलिए कि 74 के आंदोलन में जो युवा थे आज भी वह युवा होने का दम्भ ठोक रहे हैं और ऐसे में युवा हताश है, निराश है। एक देखने को यह भी मिल रहा है कि पार्टी विथ डिफरेंट के नाम से जाने जाने वाली पार्टियां भी ऐसे युवा जो जीवन पर्यंत समाज जीवन में अपने विचारधारा को लेकर के काम करने वाले, लंबे समय तक अपने जीवन को आपकी पीड़ा निश्चित रूप से वाजिब है और हम सब इसका सम्मान करते हैं, लेकिन समाज सब कुछ देख रहा है। आज के समय में आप यह देखिए कि क्या दुर्भाग्य है कि आने वाले चुनाव में वही विषय 15 वर्षों के लालू के राज का, वही पुराने समय के जो लालू की जो विफलता थी, वो विफलता के आधार पर ही एक मुद्दा बनाया जा रहा है आने वाले चुनाव में भी। और जनता के सामने में एक तरफ सांपनाथ है, दूसरे तरफ नागनाथ है। जनता जो है वो विकल्पहीनता का शिकार है। क्या ऐसे समय में आपको सूर्यदेव जी लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश जो एक राजनीति का भारतवर्ष का केंद्र रहा हुआ है, जो कि भूमि रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कोई विकल्प खड़ा हो सकता है? सूर्यदेव जी। निश्चित रूप से बिहार के युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह जिम्मेवारी इस प्रकार का है क्योंकि हमने सन 74 के दोनों नेताओं को, सभी नेताओं को 15-15 साल के अंतराल को देखा है। बिहार के युवा को आज समय की मांग है कि इन नेताओं के 15-15 वर्षों के शासन काल का हिसाब किताब लेना चाहिए। पहली बात तो ये दोनों राजनीतिक दल अपना हिसाब किताब वर्तमानकालीन परिदृश्य में जनता के सामने रखे, युवाओं के सामने रखे, पहली बात। दूसरी बात है कि युवा भी कहीं ना कहीं, बिहार का युवा भी कहीं ना कहीं भाई सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है कि बिहार का युवा भी जो है वह रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। वह टकटकी लगाए हुए हैं कि हमें जो है किसी राजनीतिक दल से हमें प्रार्थी बनाया जाएगा तो मैं मैदान में जाऊंगा। मैदान में जाने की जरूरत है, मैदान में जाने की जरूरत है और एहसास भी दिलाने की जरूरत है कि वो दूरी के मुसाफिर मुझको भी साथ ले ले, नहीं तो रह न जाए बिल्कुल अकेले रे। तो निश्चित रूप से बिहार में युवा है। बिल्कुल सूर्यदेव जी। जी जी, तो एक बार बिल्कुल सूर्यदेव जी। श्रद्धेय अटल जी की युक्ति है कि यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा, पुत्रों के ही बल पर मां का मस्तक मंडित होगा। बिहार के युवाओं में ओज है, ऊर्जा है, समर्पण है, त्याग है और आने वाले दिनों में आप जैसा
सोच रखते हैं उसके आधार पर आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन ऐसा हो, हम सब इसकी अपेक्षा करते हैं। अगर अभिषेक जी हमसे कनेक्ट, हाँ अभिषेक जी कनेक्ट हो गए हैं, अभिषेक जी अगर कनेक्ट हो गए हो तो आप इस विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। अभिषेक जी, हम बता रहे थे, सुरदेव भाई बता रहे थे युवाओं की भूमिका राजनीति में। तो राजनीति में हम सब एक खेल खेले होंगे, रेसिंग, जिसमें बैट या बॉल गोला पकड़ कर करके और भागते रहते हैं, और भागते भागते अपने ही किसी पार्टी के टीम के सदस्य को देते हैं ताकि वो रेस आगे बढ़ाए। तो भारतीय राजनीति में भी अपने युवा की बात तो होती है, सदन में युवा की बात होती है, लेकिन सदन में आप जब दृष्टिगोचर होगा, आपका नजर कभी सदन की कार्रवाई को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सफेद चावल में कंकड़ के समान युवा वहां बैठे हैं। आजादी के समय में एक युवा पीढ़ी आया था सदन में, उस समय 26% उसका अथी था परसेंटेज, और दूसरा पीढ़ी आया जेपी के आंदोलन के बाद से। जेपी के आंदोलन के बाद जो लोग युवा आए, आज वही पीढ़ी युवाओं के पैर काटने में लगे हुए हैं और एन केन प्रकारेण चाहते हैं कि हमारा ही सत्ता अंत तक बना रहे। इसलिए इसमें काबिल हो और जो नेतृत्वकर्ता युवा हैं वो किसी तरह नहीं आए। हम उसी दौर में आपको वो खेल बता रहे थे कि वो लेकर के दौड़ता है बैटन और अपने खिलाड़ी को देता है ताकि वह रेस आगे बढ़ाए। वही स्थिति भारतीय राजनीति की है कि इसमें बैटन को आप परिवारवाद मान लीजिए, आप धनबल मान लीजिए, कि वो अपना दौड़ता रहता है, और जब वह नेतृत्व करने वाला वह राजनेता वृद्ध हो जाता है और देखता है कि अब हम सक्षम नहीं है या नाकारा हो रहे हैं या पार्टी में हमारी पूछ कम हो रही है, तो वह अपने किसी चेहते और कर्मठ है ईमानदार कार्यकर्ता को न दे करके अपने नालायक परिवार के एथी को देता है। और ये परिपाटी लगभग सभी पार्टियों में है। सभी पार्टियों में संविधान में कहता है कि अपना हम समीक्षा करते हैं, चुनाव होता है, लेकिन यह सब चुनाव की प्रक्रिया जो हमारे सुरदेव भाई बताए हैं, ये सब लोगों को गुमराह करने का, बताने का एक बस क्या कहते हैं, कटसी भर है, दिखावा भर है। वस्तुतः किसी भी पार्टी में अंदर में लोकतंत्र नहीं बचा हुआ है और हर जगह सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन करने वाले लोग जो प्रमुख की पोस्ट पर बने हुए हैं वो अपने चेहते को या अपने औलाद को, चाहे वह हैं। हेलो, आवाज फिर हो गई और जी आवाज फिर नहीं। निर्माण अभी अभिषेक भाई एक खेल का हवाला से काफी प्रॉब्लम। मुकुल जी, अभी अभिषेक भाई एक खेल का हवाला दे रहे थे और उस खेल में उन्होंने कहा है कि वो जाता है और देता है और देने के बाद फिर जो है वो आगे बढ़ता है। मुकुल भाई हाँ, सूर्यदेव जी केवल मैं एक अभिषेक जी के बातों को जोड़ना मैं चाहता हूं कि वह खिलाड़ी जाता है और उन्हें देता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। अभिषेक जी यहाँ का जो खिलाड़ी है वह खिलाड़ी आपको देने वाला नहीं है। वह खिलाड़ी चाहता है कि जो गेंद आ गई, जो मेरे पास सामान आ गया वह मेरे पास ही रहे, जो सीट आ गया वह मेरे पास ही रहे। हमें फुटबॉल का खिलाड़ी बनना पड़ेगा और फुटबॉल का खिलाड़ी बन के इन खिलाड़ियों से जबरदस्ती छीन करके बिल्कुल सूर्यदेव जी, छीनना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच कि व्यवस्था में परिवर्तन के लिए सत्ता एकमात्र कारण है।
सत्ता में परिवर्तन से व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए पूरे समाज को बदलना पड़ेगा और समाज को बदलने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। समाज जीवन के विविध पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आगे फिर इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सब चर्चा के लिए आएंगे। समय की मर्यादा है और बीच बीच में काफी सारा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा। हम सब सभी दर्शकों से इस बात को लेकर के क्षमा प्रार्थी हैं, हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हैं कि हम सब बीच बीच में नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण से पिछड़ते रहे, जुड़ते रहे, और आप सब जो लोग अंत तक हम सब से जुड़े रहे, सबको ढेर सारा साधुवाद, आभार। और हाँ अभिषेक जी, मुकुल जी, एक दो सवाल आप ले लीजिए, छोटा सा है। जी, नीरज नयन जी हैं मुजफ्फरपुर से, किसान के किसान नेता हैं और मक्का उत्पादक, मुजफ्फरपुर में मक्का उत्पादक के सबसे बड़े किसान हैं। जी और भाजपा से संबंध भी रखते हैं और बिहार स्वाभिमान आंदोलन के संरक्षण मंडल के सदस्य भी हैं। इन्होंने लिखा है कि युवा रोजगार बेरोजगार की चर्चा कर रहे हैं, युवा राजनीतिक अधिकार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? युवा बिहार में युवाओं को चुनावी राजनीति से अलग क्यों रखा जाता है? उन्हें राजनीति दल में क्यों नहीं, टिकट क्यों नहीं देते हैं? दूसरा एक और सवाल है जो आपसे है, प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रहे हैं, परिवर्तन का कोई चेहरा भी है क्या मुकुल जी आपके नजर में? आप तीनों में से एक सवाल की कोई ऐसा चेहरा जो सत्ता के बिना समाज सत्ता के साथ आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहा हो, राजनीतिक रूप से जरूर बताएं, ऐसा वो लिख रहे हैं प्रेम जी। दो सवाल। 74 के आंदोलन, प्रेम जी के लिए मेरा जवाब, 74 के आंदोलन में जब परिवर्तन हुआ तो उसमें लालू चेहरा नहीं थे और गुदरी का लाल उभर करके आया और सामाजिक परिवर्तन के नाम पर गरीबों का मसीहा बन करके और सत्ता पर के शीर्ष पर स्थापित हुआ। उसके बाद के कालखंड में भी आप जब देखेंगे तो चुनावी राजनीति में जो जनता वोट दी थी वो नीतीश कुमार को वोट नहीं दी थी। नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे और उनको वोट के समीकरण को फीट बैठाने के लिए और लालू के माई समीकरण को ध्वस्त करने के लिए नीतीश कुमार को सत्ता दी गई। और जहां तक प्रश्न है, किसान हताश है, युवा हताश है और विकल्प की तलाश है। यह बिहार प्रयोग की भूमि रही है और मैं समझता हूं कि सूर्यदेव जी हमारे नेता भी रहे हैं। सूर्यदेव जी इस बात का जवाब पूरी अच्छी तरह से देंगे। क्या सूर्यदेव जी यह लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो सांपनाथ और नागनाथ है और जो उनको चुनने के लिए हमारी यह जनता विवश है? विगत दिनों आप देखे होंगे पिछले चुनाव में नोटा पर लगभग 2% वोट डाले गए थे। एक बड़ी लगभग 4.5-5 लाख की संख्या में बिहार में वोटर्स नोटा पर वोट डाले थे। वो किसी को पसंद नहीं कर रहे थे। एक क्षेत्र में अगर वो वोट दिए रहते तो कोई नेता को चुन दिए होते। ऐसे जनता में एक बड़ा आक्रोश है। क्या लगता है सूर्यदेव जी कि बिहार में कोई विकल्प बन सकता है? निश्चित रूप से भाई, आप जब बोल रहे थे कि जब हम 1990 को भी याद करें तो 1990 में हम लोग कोई चेहरा नहीं था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी उभर कर आए। उस समय जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे रामसुंदर दास जी, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी उभर के आए। बाद के दिनों में नीतीश कुमार भी उभर कर आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब केंद्र की राजनीति की बात अगर हम करें तो सब लोग हम लोग समझ रहे थे कि मनमोहन सिंह के बाद जो है कोई चेहरा नहीं। आवाज जा रही है सही अमित जी? जी, कोई चेहरा जो है, अपना माइक ठीक करिए। केंद्रीय राजनीति में भी लोग यह समझ पा रहे थे कि कांग्रेस के मनमोहन सिंह के अलावा अब कोई दूसरा चेहरा नहीं है। विपक्षी दल में माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को एक तरह से विकल्प के रूप में देख रहे थे, लेकिन बीच के दिनों में नरेंद्र भाई मोदी जी उभर करके आते हैं और अभी प्रधानमंत्री हैं। तो यह कहना प्रेम जी का कि कौन से विकल्प होंगे, पहले जो है सुखदेव जी माइक ठीक करिए, माइक ठीक करिए सुखदेव जी। नोटा की जो बात आई है, जो सत्ता के विरोध में लोग थे, जो चाहते थे कि नहीं इनमें से कोई उपयुक्त नहीं है और
लोगों ने नोटा का उपयोग किया था। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने नोटा का उपयोग किया था उन लोगों को युवाओं के पक्ष में गोल बंद करने की जरूरत है। अभी हमने एक गेम का भी उपयोग जो है प्रयोग बताया था कि बिहार की राजनीति में, चाहे केंद्र की राजनीति हो या कहीं की राजनीति हो, उस राजनीति में कोई भी आपको गेंद देने नहीं जा रहा है, तो कोई भी सीट देने नहीं जा रहा है। राजीव मेनन जी हमारे वरिष्ठ जो है अभिभावक तुल्य कार्यकर्ता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अधिकार को कभी कभी कोई देता नहीं है, छीनना पड़ता है। और हमें जो है उस छीनने के लिए बहुत सारा प्रकरण लाए जाते हैं, परिक्रम करने पड़ते हैं, तब जा करके हमें वह हासिल होता है। तो अभी का जो दौर चल रहा है, युवाओं को एक तरह से अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा, हमें गेंद को छीनना पड़ेगा, और जब हम गेंद को छीनेंगे तभी जाकर हम सत्ता को हासिल कर सकते हैं। और रही बात की कोई भी आदमी और किसी भी राजनीतिक दल के भरोसे हम कहें, सुरदेव जी माइक ठीक करिए। राजनीतिक दल के भरोसे अगर हम कहेंगे कि हम इसको पालें तो ये असंभव। माइक ठीक करिए सुरदेव जी। मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। अभी पक्ष में आपको है जदयू और भारतीय जनता पार्टी है। दुरौंधा जैसे सीट में, सिवान जिले के दुरौंधा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कैंडिडेट होते हैं अजय कुमार सिंह, बाहुबली हैं, उनकी धर्मपत्नी वहां सांसद भी हैं, और इधर जो है राजद भी अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। लेकिन वहां के युवाओं ने, वहां की जनता ने यह कहा कि मुझे इन दोनों से मतलब नहीं है, हमें नौजवान चाहिए। और नौजवानों में नौजवान व्यास जी को चुनाव वहां से जिताया, और व्यास जी ने कहीं ना कहीं रिस्क लेने का काम किया। चुनाव के एक दिन पहले 4 बजे तक यह कहा जाता है कि अगर आप विड्रॉ नहीं करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में आपकी पार्टी को निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया, युवा पीढ़ी पर विश्वास किया, और दोनों दल को आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मूंग खानी पड़ी और निर्दलीय व्यक्ति कर्ण सिंह व्यास जी चुनाव जीत करके आते हैं। मेरा कहना यह है कि युवाओं को रिस्क लेना पड़ेगा, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि बिहार का जो 243 विधानसभा सीट है वह युवा बिना किसी राजनीतिक दल का निर्दलीय के रूप में फाइट करे। और आज से ही, आज कोरोना काल है, इसमें तो निकलना नहीं है, सबकी जिंदगी प्यारी है। तो कोरोना काल के खत्म होने के बाद अगर जो है इन नेताओं से, भाजपा और जदयू के नेताओं से अगर चुनाव नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अगर बच जाता है तो ठीक है, या नहीं तो कोरोना काल खत्म होने के बाद और भारत के युवाओं के साथ साथ बिहार के युवाओं को भी एक बार चुनौती स्वीकार करते हुए भाग लेना होगा, और आगे आकर इन लोगों से सीट को छीनना पड़ेगा और अपने को विकल्प के रूप में यहाँ पर स्थापित करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, मैं समझता हूँ इतिहास मुकुल भाई, इतिहास गवाह है कि युवा जब जब अंगड़ाई लिया है तब तब परिवर्तन हुआ है। और हम सभी संगठनों के, सभी दलों के, सभी राजनीतिक दलों के जो की में है, जो अगली पंक्ति में लड़ने वाले लोग हैं, वो युवा है। जरूरत है युवा को संगठित करने की, और यह बिहार स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले यह कार्यक्रम जो चल रहा है, इसमें अधिक से अधिक युवा को जोड़ करके और बिहार में एक वातावरण तैयार करने की जरूरत है। और परिवर्तन और सत्ता में आने से ही नहीं होता है, सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम युवा किया है, और इस बात का इतिहास गवाह है। तो हम सत्ता में जाने से पहले इन सत्ता में बैठे लोगों को ये बताना होगा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी वहां उसकी उतनी भागीदारी। और इस बात को लेकर करके अभियान छेड़ कर करके चारों तरफ जब वर्चुअल रैली के माध्यम से वो चुनाव जीत सकते हैं, तो हम घर बैठे कोरोना काल में भी एक बहुत बड़ा अभियान प्रारंभ करके और बिहार में युवाओं को जगाने का,
उसको जागृत करने का काम करे और उसके साथ छल नहीं हो। बिहार के युवा अभी हताश हैं, निराश हैं, बेरोजगार हैं। आज युवाओं के बीच में इस विषय को लेकर के जाने की जरूरत है और इन नेताओं का जो 15 साल का अभी भी उपमा दे रहे हैं कि लालू यादव के समय में ये हुआ, इनको अपने समय का हिसाब देना होगा। और ये 15 वर्षों में कितने इंडस्ट्री लगाए बिहार में, ये 15 वर्षों में कितने किसानों के लिए काम किया, इन 15 वर्षों में बांध का कितना काम हुआ कि बाढ़ पर साल आता है, हर साल आता है। और अधिकारी और राजनेताओं का जो लाल फीताशाही और खद्दरधारी का गठजोड़ है और यहाँ में जो बिहार की जनता पीसी जा रही है और हर साल मजबूर है, हर साल बाढ़ में झेलने को मजबूर है, हर साल बेरोजगारी को मजबूर है। बिहार का मजदूरी वर्तमान स्थिति में 30% हो गया है, ये राष्ट्रीय औसत से काफी आगे है। बिहार बेरोजगारी में पायदान 1 पर है। बिहार स्वास्थ्य के मामले में सबसे निचले पायदान में है। 28,000 पब्लिक पर 1 डॉक्टर है, जबकि WHO का 1,000 पर 1 डॉक्टर होने का है। आप 15 वर्ष में क्या कर दिए, इसका हिसाब दीजिए। और लालू जी 15 साल में जो किए उनसे हिसाब जनता ले ली। आप अब फिर 15 साल जो काम किए हैं अब उन्हीं को दिखा करके सत्ता में आने का जो प्रयास कर रहे हैं। हम युवाओं की जिम्मेवारी है कि इस हम आंदोलन को जन जन तक पहुंचाए, युवाओं के हृदय में बैठाए और युवा जब तरुणाई लेगा, जब लिया है तो परिवर्तन होगा। और विकल्प तो बनता है जब मैदान में आने के बाद। कोई भी विकल्प आया, केजरीवाल आए थे, पहले से नाम नहीं था, अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं, कहीं उनका नाम नहीं था। जब नया प्रयोग होता है और युवाओं को जब रोजगार की बात होगी, उनके किसानों को जब उनको सक्षम बनाने का बात होगा। आज किसान के लिए क्या प्रोजेक्ट है, केवल खैरात बांटने की परिपाटी है। सब जगह से जैसे भी हो, जिसको हम उसको सभ्य भाषा में एक कहते हैं कि उनको सहयोग दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी से किसान का कल्याण नहीं होगा। यहाँ बिहार में फूड प्रोसेसिंग प्लांट कितने लगे हैं 15 साल में, इसका जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दे। बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, यहाँ शिक्षकों के हवाले जो बिहार का भविष्य दिए हुए हैं तय करने के लिए, वह शिक्षकों की क्या हाल है। वो कमजोर मन से, वो अभाव से, वह बिहार के भविष्य का क्या सपना पूरा करेगा, इस विषय पर जवाब देने की जरूरत है। और सवाल उनसे पूछने का जरूरत है। पूछता है बिहार, पूछता है युवा। एपिसोड चलाइए और रोज उनसे सवाल कीजिए और एक जगह से नहीं, हर जिले से कराइए। और सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है कि अब तो आने वाला समय सोशल मीडिया से ही जीता जाएगा। हमें नहीं जाकर के नुक्कड़ सभा करने का दिन लद गया, आज वर्चुअल मीटिंग करने में मस्त है। बिहार का जनता बाढ़ कोरोना से त्रस्त है और वो वर्चुअल में मस्त है। हमें जरूरत है हम अपने जो खास करके 18 से लेकर के और 35-40 के उम्र तक हैं, वो युवा हैं। राजनीति के क्षेत्र में उनके परिभाषा में युवा 50-55 है। खिलाड़ियों के बीच में युवा 35 में रिटायर हो जाते हैं। नौकरी के लिए 25 वर्ष के बाद एलिजिबल नहीं है। आप 50 वर्ष के बाद रिटायर कर रहे हैं, वो युवा नहीं है। तो इनको भी हमें बताने की जरूरत है कि आप भी, आपका भी समय खत्म है, आप भी गद्दी खाली करो कि जनता आती है। और लोगों को जागरूक करने के साथ मैं अपने बात को समाप्त करूंगा। काफी लंबा चला गया है और ये डिजिटल इंडिया का असर था कि हम लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, जिस वजह से हम लोग ससमय नहीं जुड़ पाए और यह जो आज का विषय था उसको बहुत अच्छा से हम लोग व्याख्या भी नहीं कर पाए। तो ये लगातार चलना चाहिए और युवा को जागरूक करने का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत अच्छा विषय को आपने चलाया। और हाँ सूर्यदेव जी, हाँ मुकुल जी एक अंतिम और लास्ट सवाल है। एक दर्शक पूछ रहे हैं कि वर्तमान आफत के समय में, एक दर्शक पूछ रहे हैं कि वर्तमान आफत के समय में चुनाव कराना सरकार के द्वारा क्या सही निर्णय है और शिक्षकों को धकेलना क्या सही है, ऐसा लिख रहे हैं। चुनाव काल में हमने तो इस प्रश्न को पहले भी इसको हमने
अभिषेक जी के लिए, अभिषेक जी को हमने पूछा था कि ये जो चुनाव कराने की जो सरकार की जो मंशा है नियत समय पर, और जो परिस्थिति है, जो ग्रास रूट पर इस चुनाव के क्रियान्वयन में लगने वाले जो शिक्षक हैं उनकी जो दशा है, उस पर अभिषेक जी ने बातों को बताया भी है। और कहीं से भी यह बिहार के जनमानस के लिए, शिक्षकों के लिए कहीं से भी यह उचित नहीं है कि वर्तमान समय में चुनाव हो। और मैं समझता हूं कि हम सब, हाँ अभिषेक मैं इस पर एक बात करना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग या मीडिया के हमारे बहुत सारे बंधु लगातार ऐसी चलाते हैं, क्या कहते हैं, सर्वे चलाते हैं, वोटिंग लाइन चलाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि चुनाव आयोग या भारत के हमारे चौथे स्तंभ लोकतंत्र को, अगर यहाँ के बिहार के जनता को बचाना है तो एक सर्वे चलाए अपने मीडिया के माध्यम से। मेरा पूरा दावा है कि यहाँ का 70% लोगों का यही राय होगा कि अभी जो विभीषिका है बाढ़ और कोरोना का, इसमें चुनाव कहीं भी उचित नहीं है। और माननीय, मैं चुनाव आयोग से भी इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के मंच से आग्रह करना चाहूंगा कि आप बिहार की स्थिति को देखें। अमेरिका की तुलना की जा रही है, आप अमेरिका इतना सक्षम नहीं है, आप 28,000 पर एक डॉक्टर हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है, आप सही आंकड़ा पेश नहीं कर रहे हैं। इस परिस्थिति में चुनाव कराना बिहार के जनता के साथ अन्याय होगा और लोगों को मरने के लिए सामूहिक बुला करके ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर चुनाव होता है। मैं माननीय चुनाव आयोग से प्रार्थना करता हूं, एक शिक्षक होने के नाते भी मैं संपूर्ण शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए आग्रह करेंगे कि इतने बड़ा मानवता से खेल नहीं होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि चुनाव बढ़ा है, चुनाव अपने समय से आगे गया है। यह इतिहास में भारत के लोकतंत्र में आजादी के बाद ऐसे कई बार हुआ है। हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे, यह चुनाव कराना एकदम बिहार के जनता के साथ बेईमानी होगा, क्योंकि बिहार की जनता अभी कोरोना और बाढ़ से त्रस्त है, जो आने वाले 6 महीने में सुधरना नहीं है। जो ग्राफ है वो लगातार ये बात साबित कर रहा है कि कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का मरीज स्टे नहीं हो रहे हैं, आंकड़ा छुपाया जा रहा है। सही आंकड़ा भी अगर आए तो स्थिति दूसरी होगी। बहुत सारे लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है, मर जा रहे हैं। हम अपने पर्सनली, वो ऐप है ना, उस ऐप पर 10 बार फोन किए होंगे जांच के लिए, जब हम क्वारंटाइन सेंटर पर थे, और आज तक कोई जांच के लिए नहीं आया। इस परिस्थिति में जो यहाँ का व्यवस्था है, अगर चुनाव होता है तो बिहार के जनता को मरने के लिए एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इसलिए माननीय चुनाव आयोग को मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहूंगा बिहार के जनता की ओर से, शिक्षक समाज की ओर से, कि आप तत्काल चुनाव टाल करके, और इसको जब तक यह नियंत्रण में कोरोना नहीं आ जाता है, बाढ़ से पूरा मुक्ति नहीं हो जाता है, तब तक चुनाव न्यायोचित नहीं है। और यह बिहार का अगर होता है तो दुर्भाग्य होगा। आने वाला समय इसका गवाह बनेगा, साक्षी बनेगा, लोग देखेंगे। अभिषेक जी, बिहार स्वाभिमान आंदोलन चुनाव को रोकने के लिए, चुनाव को एक्सटेंड करने के लिए 2 एपिसोड चला चुका है। अपने बिहार से ही एक जाने माने पत्रकार राजेश राज जी और विनोद जी के द्वारा 2 बार संबोधन भी हुआ है। और हम लोगों ने चुनाव आयोग को एक मेल भी किया, ईमेल के द्वारा एक संदेश भी भेजा है, कुछ लोगों से भी करवाया है, लोगों को प्रेरित भी किया है लगातार इस पे। और आगे आप लोग का सहयोग मिलता रहे। निश्चित रूप से हम लोग भी इस बिहार स्वाभिमान आंदोलन के द्वारा जो है ये अपने दर्शकों से आग्रह करना चाहेंगे कि बिहार में चुनाव अभी आवश्यक नहीं है। इस प्रकार का मेल या व्हाट्सएप मैसेज या जो है पत्र निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को भेजे जाने चाहिए, ऐसा मैं दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा। और दूसरी बात, मैं एक कहना चाहूंगा कि युवाओं पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, निर्वहन भी करना है। और कहा भी गया है कि धार बदल जाती है, तलवार बदल जाती है, जब युवा करवट लेते हैं तो इतिहास की रफ्तार बदल जाती है। तो इतिहास की रफ्तार बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और कुछ अमित जी, कोई और प्रश्न है तो बताएं। नहीं मुकुल जी, बस आप कंटिन्यू और भी कोई प्रश्न हो?
चलिए, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना लंबा समय हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभिषेक जी और सूर्यदेव जी, आप सबको भी बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के साथ जुड़े रहें और आगे हम सब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी दर्शकों से विदा लेता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। मैं बिहार